अगर आपकी भी ये सोच है कि मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है या मेरा पोर्टफोलियो इतना अच्छा नहीं है जिस वजह से मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि हकीकत ये है कि क्लाइंट कभी भी पोर्टफोलियो की वजह से नहीं मिलते। क्लाइंट्स किस वजह से मिलते हैं, आज मैं इस वीडियो में 10 स्टेप्स के अंदर आपको ये बात समझाऊंगा। स्टेप नंबर 1, लर्न वन स्किल। मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि वो मल्टीपल स्किल्स को सीखने पर फोकस करते हैं, जबकि उनका एक स्किल के ऊपर फोकस ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल, वो एट द सेम टाइम ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख रहे होते हैं, सोशल मीडिया भी सीख रहे होते हैं और वो वीडियो एडिटिंग भी सीखना चाहते हैं। इस वजह से उनके जहन में ये कन्फ्यूजन होती है कि अगर हम मल्टीपल स्किल्स सीखेंगे तो हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जबकि उनका किसी भी एक स्किल के ऊपर प्रॉपर फोकस ही नहीं होता। इस चीज़ को बहुत सिंपल रखें। फॉर एग्जांपल, अगर आप पैकेजिंग डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो आपका फोकस टोटली पैकेजिंग डिज़ाइन के ऊपर होना चाहिए। आप पैकेजिंग डिज़ाइनिंग को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखें कि एक बॉक्स है या अगर एक लेबल है तो इसके अंदर हमें किन चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है, उसके कलर्स को अंडरस्टैंड करें, उसके ऊपर जो फ़ॉन्ट्स की सिलेक्शन की गई है उनको बेहतर तरीके से समझें। जितना अच्छा प्रोडक्ट आप किसी ब्रांड को डिज़ाइन करके देंगे, उसका कस्टमर उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा। तो इसके पीछे पूरी एक हायरार्की है। आपको उस हायरार्की को फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड तक कंप्लीटली समझना होगा। किसी एक स्किल पे फोकस करते हुए इस चीज़ को भी आप ज़हन में मत रखें कि हमें इस एक स्किल के अंदर परफेक्ट होना है, क्योंकि परफेक्ट आप कभी भी नहीं हो सकते। सिर्फ एक स्किल और एक डिसेंट सा डिज़ाइन जो कस्टमर्स को या उन ब्रांड्स को ईज़िली समझ आए और वो अपील भी करे। ये स्टेप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक आप लोगों की फाउंडेशन नहीं होगी, आप लोग एक्सेल नहीं कर पाएँगे। आप फिर कंफ्यूज रहेंगे और आपको समझ नहीं आएगी कि जो स्किल मैं सीख रहा हूँ, ये क्यों सीख रहा हूँ, या अगर मैं डिफरेंट स्किल्स को भी साथ इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो इसका फ़ायदा मुझे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एंड पर एक सिंपल रूल याद रखें, किसी एक स्किल पर आपको फोकस करना है, उसकी फाउंडेशन स्ट्रांगली बिल्ड करें और फिर जो स्किल आप सीख लें, उसको एक रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर दिखाएँ। स्टेप नंबर 2, पिक ब्रांड्स यू लाइक। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको एक ब्रांड को पिक करना होगा। यहाँ पर नॉर्मली लोग एक मिस्टेक करते हैं कि जब उनको बोला जाए कि वो प्रैक्टिस के लिए कोई एक प्रोजेक्ट या एक सैंपल तैयार करें, तो वो खुद से एक सैंपल बना लेते हैं जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपको यहाँ पर एक क्लाइंट या एक ब्रांड को चूज करना पड़ेगा जो रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो, और उस ब्रांड को एज अ रेफरेंस के तौर पे यूज करते हुए आप एक सैंपल प्रोजेक्ट रेडी करेंगे। आप कोई भी एक रियल ब्रांड पिक करें जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रहा हो, जिसके कस्टमर्स अच्छे हों। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो इंस्टाग्राम पे किसी भी एक वेल नोन क्लॉथिंग ब्रांड को सिलेक्ट करें, उसके बिजनेस पेज पर जाके देखें कि उसकी पोस्ट किस तरह की है। अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो यूट्यूब पर जाएं, उन कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियो देखें जहां पर आपको थोड़े बहुत लूप होल्स दिख रहे हों। आप उनकी वीडियो को पिक करें और उसको उस तरीके की वीडियो बनाएं जो कि उनकी ऑडियंस को एंगेज कर सके। अगर आप एक वेब डिज़ाइनर हैं तो आपको कुछ ऐसी वेबसाइट सेलेक्ट करनी होंगी जो ऑलरेडी रनिंग में हो लेकिन उनके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो। तो वो आपके सैंपल प्रोजेक्ट्स बनेंगे ताकि उन्हीं क्लाइंट्स को आप कल को पिच कर सकें। क्योंकि अगर आप एक सैंपल प्रोजेक्ट खुद से अज्यूम करके बनाएंगे तो जिस भी ब्रांड को आप अप्रोच करेंगे वो उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो बेहतर ये है कि जिस ब्रांड को आपने पिच करना हो, आप उसी ब्रांड के कुछ लूप होल्स फाइंड आउट करके उनके अंदर इम्प्रूवमेंट्स करके उन्हीं को वो प्रोजेक्ट एज अ सैंपल के तौर पे आप दिखा सकते हैं। स्टेप नंबर 3, रीडिज़ाइन देयर वर्क। अब यहाँ पर आपका सवाल ये होगा कि जब हमने प्रीवियस स्टेप के ऊपर किसी भी क्लाइंट के रेफरेंस के तौर पे हमने वो डिज़ाइंस उठाए जिनके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी, तो लोग अक्सर सोचते हैं कि हम उन्हीं के डिज़ाइन को दोबारा से रीडिज़ाइन क्यों करें। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपने जहन में रखना है कि हर डिज़ाइनर के अपने थॉट्स होते हैं, अपनी क्रिएटिविटी होती है। हो सकता है कि अगर आप उसी डिज़ाइन को दोबारा से अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी या अपने आइडिया से रीडिज़ाइन करें तो वो क्लाइंट को ज़्यादा अपील कर सकता है। जब आपका रीडिज़ाइन रेडी हो तो पहले खुद उसको ऑब्जर्व करें, क्लाइंट के प्रीवियस डिज़ाइन को और जो आपने डिज़ाइन किया है उन दोनों में आपको कंपैरिजन करना होगा।
अगर आप उसका बिफोर एंड आफ्टर देखें तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ पे उस ब्रांड या उस डिज़ाइन के अंदर इम्प्रूवमेंट्स की हैं। सिंपल सी बात आप यहाँ पर याद रखें कि आप ये प्रोजेक्ट सिर्फ एज अ प्रैक्टिस के तौर पे कर रहे हैं। आप एक रियल चीज़ को पहले से बेहतर बना रहे हैं और यही वो चीज़ है जो आपके अंदर वैल्यू एडिशन करती है। स्टेप नंबर 4, पोस्ट बिफोर आफ्टर ऑन सोशल मीडिया। अब आपने ये जो चीज़ रीडिज़ाइन की है इसका बिफोर एंड आफ्टर आपको सोशल मीडिया पर अपलोड करना होगा। एक साइड पर ओरिजिनल जो वीडियो थी या कोई भी डिज़ाइन था वो रखें और दूसरी साइड पर जो आपने उसको रीडिज़ाइन किया है उसको रखें, यानी कि जो इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसको अब जो भी सोशल मीडिया पर देखेगा उसको फ़ौरन समझ आ जाएगा कि पहला डिज़ाइन ये था और इस बंदे ने इस डिज़ाइन को इम्प्रूव करके फाइनल वर्जन ये वाला बनाया है। ये फॉर्मेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली हम लोगों को ये चीज़ बता नहीं सकते कि ये डिज़ाइन पहले का था और ये मैंने खुद बनाया है। तो बेहतर है कि उसको विजुअली लोगों को इस तरीके से दिखाया जाए कि लोगों को फ़ौरन वो चीज़ समझ आ जाए। एक पोस्ट लगाने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आपको ऐसी पोस्ट रेगुलर बेसिस पर लगानी होंगी जो आप रियल क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो से चीज़ें उठाकर उनको इम्प्रूव करके खुद कुछ वैल्यू ऐड करके उनको सोशल मीडिया पर रेगुलर अपलोड करेंगे। स्टेप नंबर 5, राइट अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर रीडिजाइन वर्क। अक्सर लोग सिर्फ बिफोर एंड आफ्टर की वीडियो बनाकर या इमेजेस बनाकर उनको पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको और ऐड करनी है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर या कैप्शन के अंदर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा कि जो प्रीवियस डिज़ाइन था उसके अंदर मैंने ये फ्लॉज देखे, जब मैंने इसको इम्प्रूव किया तो मैंने इन चीज़ों को इम्प्रूव करके ये एक नया वर्जन तैयार किया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो और आपने कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन की है जिसके अंदर आपने ये देखा कि ओल्ड डिज़ाइन जो था वो थोड़ा सा क्लटर्ड था, मैंने इसका लेआउट क्लीन किया ताकि क्लाइंट का या उस ब्रांड का जो मैसेज था वो क्लियरली उसके कस्टमर्स या उसकी ऑडियंस तक पहुंचे। इसी तरीके से अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि मैंने वीडियो के अंदर से अननेसेसरी पार्ट्स को कट कर दिया और पेसिंग वीडियो की फास्ट कर दी ताकि वीडियो ज़्यादा एंगेजिंग बने अपनी ऑडियंस के लिए। अगर आप एक वेब डिज़ाइनर हो तो आप लिख सकते हो कि मैंने नेविगेशन सिंपल की और स्पेसिंग इंप्रूव की ताकि यूज़र इजीली ब्राउज कर सके। यहाँ पर आपको ओवर स्मार्ट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी लैंग्वेज को यूज़ करें जो किसी भी इंसान को इजीली समझ आ जाए। इस स्टेप का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि काम दिखाना हमेशा ज़रूरी नहीं होता, बल्कि जो काम आप दिखा रहे हैं उसके पीछे जो आपके थॉट्स थे, जो आपका आइडिया था, जो प्रोसेस था, उसको भी एटलीस्ट यूजर्स तक ज़रूर पहुंचाएं। स्टेप नंबर 6, रीच आउट एंड शो योर आइडिया। अब नेक्स्ट स्टेप है रीच आउट करना। अब जो चीज़ें आपने रीडिज़ाइन की हैं उनको आपको एक छोटे से मैसेज के अंदर उन क्लाइंट्स तक पहुंचाना है जिनका मैं अभी आपको बताऊंगा। जिस भी ब्रांड का आपने वो सैंपल रेडी किया है, आप उस ब्रांड को एक शॉर्ट मैसेज करेंगे। यहाँ पे आपने कोई लंबा चौड़ा उसको मैसेज नहीं लिखना। कोई सेल स्टोरी या पिच करने की उस तरह से ज़रूरत नहीं है जैसे हम लोग सोचते हैं, बल्कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, हाय, मैंने आपके ब्रांड के लिए ये एक रीडिज़ाइन कॉन्सेप्ट बनाया है, अगर आप देखना चाहें तो मैं उसको शेयर कर सकता हूँ। इसी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें और बस इतना ही मैसेज आपने इस स्टेज पर क्लाइंट्स को सेंड करना होगा। क्योंकि इस स्टेप पे आप उन्हें अपनी सर्विसेज के ऊपर फोर्स बिल्कुल भी नहीं कर रहे, बल्कि उनको आप सिर्फ एक ऑप्शन दे रहे हैं। अगर उनका रिप्लाई आ जाए तो उसके बाद आप उन्हें सिंपली जो वर्जन आपने रेडी किया है वो वर्जन आप उनको इजीली सेंड कर दें और साथ में आप उनको बता दें कि आपने किन किन चीज़ों में उनकी पोस्ट को, उनकी वीडियो को या जो भी डिज़ाइन था आपने किन किन एरियाज़ के अंदर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स की हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप याद रख लें कि हो सकता है कि अगर आपने 10 लोगों को मैसेज किया हो तो हर कोई आपको रिप्लाई नहीं करेगा और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हर कोई शायद आपका मैसेज भी ना देखे। लेकिन अगर 10 में से 5 लोग भी आपका मैसेज देख लेते हैं और उनमें से अगर एक का रिप्लाई भी आपको आ जाता है तो ये एक विन विन सिचुएशन होती है और वही एक बंदा जिसने आपको रिप्लाई किया वो कल को आपका क्लाइंट बन सकता है। स्टेप नंबर 7, ऑफर अ स्मॉल स्टार्टिंग प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने क्लाइंट को ऑफर करनी है और यहाँ पर मोस्टली लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सीधा सीधा क्लाइंट से एक बड़ा प्रोजेक्ट मांगना शुरू कर देते हैं।
या वो कहते हैं कि हम आपकी फुल ब्रांडिंग करेंगे, या वो एक बहुत लंबी चौड़ी कोटेशन सेंड कर देते हैं। क्लाइंट के लिए फर्स्ट स्टेज के ऊपर ये चीज़ बहुत रिस्की होती है, क्योंकि वो आपको अभी तक जानता नहीं है। हमेशा आपने छोटे स्टेप से स्टार्ट करना है। जब आपने उनको अपना वो सैंपल दिखाया था, वहाँ से उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। इसी तरीके से अब आपने उनको लो प्राइस देनी है, ताकि अगेन आप उनका इंटरेस्ट गेन कर सकें, ताकि वो आपको पहला स्मॉल प्रोजेक्ट असाइन करें। एग्जाम्पल के तौर पे आप उन्हें ये कह सकते हैं कि मैं आपके लिए 2-3 रेफरेंस या 2-3 पोस्ट और डिज़ाइन करके देता हूँ, या मैं एक और वीडियो आपको एडिट करके दूंगा, या मैं आपकी वेबसाइट के बाकी के पेजेस को इम्प्रूव करके दिखाता हूँ। ये छोटा सा काम आपके ऊपर क्लाइंट का ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ाएगा। अगर आप इस स्टेज के ऊपर अच्छा काम करेंगे, तो वही क्लाइंट फिर आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने तमाम दूसरे टास्क भी असाइन करना शुरू कर देगा। स्टेप नंबर 8, कीप इम्प्रूविंग योर वर्क। अब नेक्स्ट स्टेप है इम्प्रूवमेंट करना, और यहाँ पर लोग अक्सर रुक जाते हैं जब उनको फ़ौरन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि पहला डिज़ाइन कभी भी परफेक्टली काम नहीं करता, और ये एक नॉर्मल चीज़ है। जब आप किसी चीज़ को रीडिज़ाइन करते हैं, उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, फिर वो क्लाइंट को सेंड करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को एक लर्निंग के तौर पर लें, और ये चीज़ देखें कि इसके अंदर मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं, तो अपनी वीडियो की पेसिंग को मज़ीद स्मूथ किया जा सकता है। अगर आप एक वेब डिज़ाइनर हो, तो यूज़र एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा स्मूथ किया जा सकता है। हर प्रोजेक्ट के बाद अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि मैंने कौन सी चीज़ें इम्प्रूव की हैं, और मज़ीद इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की क्या गुंजाइश है। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि डिफरेंट लोगों को अपना काम दिखाकर उनसे उनका ओपिनियन या उनका फीडबैक लें, और उस फीडबैक को वैल्यू करें, और जो फीडबैक वो दें उनके ऊपर अपनी इम्प्रूवमेंट्स का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखें। याद रखें, जो लोग अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स करेंगे वही आगे बढ़ेंगे, और जो रुक जाते हैं वो फिर कुछ भी नहीं कर पाते। स्टेप नंबर 9, शेयर प्रोग्रेस कंसिस्टेंटली। यहाँ पर ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर 2-3 पोस्ट करके रुक जाते हैं, और वो कहते हैं कि हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। याद रखें कि सोशल मीडिया का एक एल्गोरिदम है, आपको उस एल्गोरिदम को फोकस करना होगा। सोशल मीडिया के ऊपर जब भी आप कोई पोस्ट करते हैं, तो आपकी 2-3 पोस्ट को कभी भी सोशल मीडिया प्रमोट नहीं करता। आपको एटलीस्ट 6 से 7 माह ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना होता है। वीकली आप एक स्केड्यूल रख लें कि आपने वीक में 2 पोस्ट करनी है या 1 पोस्ट करनी है। एटलीस्ट आप इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली चलाएँ, रुकें मत। जब भी आप रुक जाते हैं, आपका सोशल मीडिया भी उसी के अकॉर्डिंगली वर्किंग करना छोड़ देता है, और वो आपकी जितनी भी पोस्ट हैं उनको एक प्रॉपर ऑडियंस तक नहीं पहुंचाता। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये होती है कि जब आप लोगों को अपना काम दिखाना शुरू करते हैं, वो आपको फॉलो करते हैं। आपकी किसी भी एक पोस्ट की वजह से भी अगर आपने किसी को फॉलो कर लिया, तो वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप फर्दर इस तरह की पोस्ट डिज़ाइन करके दोबारा अपलोड करेंगे। वो लोग भी आपसे सीख रहे होते हैं, या अगर कोई क्लाइंट आपको फॉलो करता है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं इस बंदे की मज़ीद पोस्ट को देखूँ। जब वो कंटिन्यूअसली आपकी उन पोस्ट को देखना शुरू कर देता है, तो एक दिन ज़रूर आता है कि वो आपको मैसेज करके ये ज़रूर पूछेगा कि अगर मैं इस तरह का काम आपसे करवाना चाहूँ, तो आप मुझसे क्या चार्ज करेंगे। तो एटलीस्ट अपने सोशल मीडिया को एक्टिव रखें, रेगुलरली उनके ऊपर पोस्ट करें। इसी से आपको फ़ायदा होगा, इसी से आपकी ऑडियंस बिल्ड होगी, और इसी से आपको क्लाइंट मिलेगा। प्लस इसी से आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ता जाएगा, और कभी भी किसी क्लाइंट के साथ पोर्टफोलियो शेयर करने की बजाय अगर आप उनको अपने सोशल मीडिया का लिंक भेज दें, तो ये सबसे अच्छा सोर्स है आज के दौर में। अब लास्ट स्टेप पे है कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं जब परफेक्ट हो जाऊंगा अपने काम के अंदर, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, लेकिन ये एक गलत सोच है। कॉन्फिडेंस कभी भी परफेक्ट होने से नहीं आता। कॉन्फिडेंस बार बार एक चीज़ की प्रैक्टिस करने से आता है। जब आप कंटिन्यूअसली चीज़ों को रीडिज़ाइन करेंगे, उनको पोस्ट करेंगे, ब्रांड्स को आउटरीच करेंगे बिल्कुल उस तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया है, तो आहिस्ता-आहिस्ता आप कंफर्टेबल हो जाएँगे, और ये चीज़ जब आपके लूप में आएगी, तो आप देखिएगा इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होना शुरू हो जाएगा।
इसी तरीके से आपके काम के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आएगी। जब फर्स्ट टाइम आप किसी ब्रांड के लिए कोई चीज़ रीडिज़ाइन करेंगे, उसी ब्रांड के लिए जब आप दूसरी दफ़ा कोई चीज़ रीडिज़ाइन करेंगे, फिर तीसरी दफ़ा करेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपके काम के अंदर कितना निखार पैदा हुआ है और कितना बेहतर तरीके से आपने अपना हर नया वर्जन रेडी किया है। कॉन्फिडेंस शॉर्टकट नहीं है, ये एक रेपिटेशन का नाम है। जो लोग कंटिन्यूअसली एफर्ट करते रहेंगे, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाएगा और जहाँ पर कॉन्फिडेंस आता है, वहीं से क्लाइंट्स बनना शुरू हो जाते हैं।